तो दोस्तों, आप सभी को आदि शक्ति एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यंग प्रयोग एवं उसका प्रिंस चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करना। तो प्रिंस चौड़ाई का व्यंजक होता है बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। तो यंग का प्रयोग को हम समझते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यंग के प्रयोग में एफ एक स्लिट है जिस पर कोई एक वर्णी प्रकाश स्रोत जब गुजारा जाता है तो वह जो है F1 और H2 दो स्लिट यहाँ रखा गया है। ये दोनों की जो दूरी है F से समान दूरी पर है तथा इन दोनों के मध्य का अंतर जो है 2d है। तो जब हम F1 तथा H2 से d दूरी पर एक पर्दा P रखते हैं तो यहाँ देख सकते हैं पर्दे पर किसी बिंदु पर एक बिंदु P है जिस पर F1 व H2 से निकलने वाली तरंग जो है बिंदु P पर आपस में अध्यारोपित होती है। तो हम इस बिंदु P से एक सरल रेखा में एक लाइन ले लेते हैं जिसे बिंदु O मान लेते हैं। जब इस बिंदु O से यदि कोई तरंग बिंदु P की ओर जाता है तो वह जो है थीटा कोण बनाते हुए जाता है। तो हम इस F1 और H2 P के मध्य यदि हम पथांतर ज्ञात कर रहे हैं तो उसके लिए हम F1 पर एक लंब A ले लेते हैं। तो इसे हम व्यवस्थित रूप से लिखते हैं। तो माना कि कोई प्रकाश स्लिट F से जब गुजरता है तो F1 तथा H2 से समान दूरी पर होता है। ये जो है F1 और H2 ये दोनों F से समान दूरी पर हैं। तो निकलने वाली प्रकाश तरंगे समान कला में होती है। तो F1 व H2 से d दूरी पर एक पर्दा रखा गया है P नोट। तो P नोट की स्थिति पर्दे पर इस प्रकार है कि वह जो है F1 P1 बराबर हो जाएगा H2 P2 क्योंकि दोनों की दूरी जो है समान है। तो अतः P नोट पर दोनों स्रोत जो है F1 और H2 से चलने वाली तरंग का पथांतर जो होगा शून्य होगा क्योंकि दोनों के मध्य जो है पथ का अंतर नहीं होता है। तो यदि पर्दे पर कोई तरंग यदि पर्दे पर कोई बिंदु P पर जिसकी P नोट से दूरी जो है y है तो यहाँ देख सकते हैं P नोट से P दूरी तक जो है दूरी y है। तो अतः हो जाएगा हमारा P नोट P बराबर y। तो बिंदु P पर F1 तथा H2 से चलने वाली तरंग आपस में अध्यारोपित होती है। अतः ये तरंगे F1P तथा H2P दूरी तय करती है। तो इनमें पथांतर जो हो जाएगा अधिक वाले से कम वाले को घटा देंगे तो हम H2P माइनस F1P जो हो जाएगा इसका पथांतर होगा। तो हम इसकी पथांतर ज्ञात करने के लिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पथांतर ज्ञात करने के लिए H2P माइनस F1P ज्ञात करने के लिए जो है हमें F1 से एक लंब लेते हैं H2P पर। तो चित्र में देखे थे आप F1 F से जो है एक H2P में एक लंब A लिए हैं। तो इस लंब में H2A ज्ञात कर लेते हैं तो हमारा पथांतर निकल जाएगा। अतः हो जाएगा हमारा H2P माइनस F1P बराबर H2A। तो उस चित्र में हम देखे थे हमें दो समरूप त्रिभुज प्राप्त हुआ था H2 F1A व POP नोट। तो चित्र में हम दो समरूप त्रिभुज यहाँ देख सकते हैं F1 H2A। यहाँ देख सकते हैं थीटा कोण बन रहा है। यहाँ इसका 90 डिग्री एंगल तथा OP नोट P में देख सकते हैं यहाँ भी जो है थीटा कोण तथा यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है। अतः यहाँ हमें समरूप त्रिभुज प्राप्त होगा। तो इन दोनों समरूप त्रिभुज में जो है कर्ण हमारा हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए F1 H2 जो है कर्ण और बटा में हो जाएगा लंब। तो लंब हमारा है H2A तथा इस त्रिभुज में जब हम देखते हैं तो हमारा कर्ण जो हो जाएगा OP और लंब हो जाएगा हमारा P नोट P। तो इनके मध्य की दूरी जो है y तथा H2 और
F1 के मध्य की दूरी जो है 2D। तो हम यहाँ देख सकते हैं F1 H2 अपन हो जाएगा H2A बराबर OP अपॉन P0P। तो जब हम इफ वाले को उधर और इसको इफ और तथा इफ वाले को इफ साइड तथा इसको इफ और पक्षांतर करते हैं, या अर्थात जो है ये नीचे वाले को जो है ऊपर ले आते हैं, तो हमें यह प्राप्त होगा H2A अपॉन F1 H2 बराबर हो जाएगा P0P अपॉन OP। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो हमारा जो है P0P बराबर जो था y और F1 H2 बराबर था हमारा 2D। तो यदि हम F1 व H2 को अत्यधिक समीप मान लेते हैं तो जो है हमारा OP को लगभग OP0 बराबर D मान सकते हैं। यदि F1 और H2 समीप है तो OP को जो है OP0 बराबर D मानते हैं, तो इसके जगह में हम D रख देते हैं। तो F2A अपॉन हो जाएगा F1 H2 की दूरी जो थी 2D बराबर हो जाएगा P0P बराबर था y और अपॉन में OP बराबर जो है OP0 के, तो हम D लिख लेते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को आ गया होगा दोस्तों समझ में। तो आगे हम देखते हैं। तो हम इस वाले टर्म को उस ओर पक्षांतर कर देते हैं, तो हमें यह प्राप्त होगा H2A बराबर हो जाएगा y, ये 2D ऊपर चल गया तो y इंटू 2D अपॉन में हो जाएगा D। तो इसे जो है हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो इसलिए पथांतर जो होता है हमारा H2P माइनस F1P बराबर 2A, यह हमें यहाँ देख सकते हैं आया था हमारा पथांतर। तो जब हम इफ H2A की जगह में जो है हम डेल लिख सकते हैं, क्योंकि पथांतर जो है H2A के बराबर है। तो समीकरण 1 से हम देखते हैं, तो H2A की जगह में जो है हम पथांतर डेल ले लिए हैं, तो डेल बराबर हो जाएगा y इंटू हो जाएगा 2D अपॉन D। तो जो है इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यदि समीकरण 2 में जो है NV फ्रिंज की दूरी yn तथा n+1 फ्रिंज की दूरी हो जाएगा yn+1। एक बार हम NV फ्रिंज के लिए लेते हैं तथा एक बार n+1V फ्रिंज के लिए, तो हमारा जो है yn और yn+1, तो y की जगह में इन दोनों को मान रखेंगे। तथा जो होता है चमकीली फ्रिंज के लिए, तो आगे देखते हैं चमकीली फ्रिंज के लिए जो पथांतर होता है डेल बराबर n लैम्डा होता है। यह जो है हमें टिप फ्रिंज के लिए जो है पथांतर यह हमें ज्ञात हुआ था। तो पथांतर बराबर हमारा होता है डेल बराबर n लैम्डा। तो हम समीकरण 2 में जो है y के जगह में yn एक बार और yn+1 तथा डेल के जगह में हमारा प्राप्त हुआ है n लैम्डा। तो जब हम समीकरण 2 में मान रखते हैं तो हमारा हो जाएगा y की जगह में yn+2D अपॉन D बराबर हो जाएगा पथांतर। तो पथांतर हमारा प्राप्त हुआ था n लैम्डा। तथा जब हम y की जगह में yn+1 लेते हैं तो हमारा हो जाएगा समीकरण 2 से yn+1 इंटू हो जाएगा 2D अपॉन D बराबर पथांतर था हमारा n लैम्डा, किंतु हम n के जगह में जो है n+1 लिए हैं, इसलिए हो जाएगा हमारा n+1 इंटू लैम्डा। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। डाउट लगेगा तो दोबारा देख सकते हैं। तो आगे जब हम इसे 2D और D को जब उस ओर पक्षांतर करते हैं तो D जो है ऊपर आ जाएगा और 2D जो है इसके अपॉन में आ जाएगा। तो हमारा yn बराबर हो जाएगा D इंटू n लैम्डा अपॉन 2D। तथा जो है यहाँ भी इस 2D को उस ओर पक्षांतर करेंगे तो यह इसके अपॉन में, तथा यह D को जब उस ओर ले जाएंगे तो यह इंटू में आ जाएगा। तो हमारा प्राप्त होगा yn+1 बराबर D अपॉन 2D इंटू हो जाएगा
n+1 लैम्डा। तो या इस समीकरण जो है इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। तो यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। तो आगे जब हम n+1v एवं nv फ्रिंज के लिए जब दूरी निकालते हैं अर्थात फ्रिंज चौड़ाई निकालते हैं तो हमें जो है इस वाले में इसको घटा देते हैं तो हमारा फ्रिंज चौड़ाई निकल जाएगा। तो हम इसमें जो है इसको घटा देते हैं तो हमारा हो जाएगा yn+1 माइनस yn बराबर हो जाएगा d/2d इंटू n+1 लैम्डा माइनस हो जाएगा dn λ/2d। तो इस समीकरण में आप देख सकते हैं यहाँ भी यहाँ देख सकते हैं d/2d तथा यहाँ भी देख सकते हैं d/2d है तथा यहाँ भी लैम्डा है और यहाँ भी लैम्डा है। तो हम d λ/2d को जो है कॉमन ले लेते हैं तो हमारा यह प्राप्त हो जाएगा अगला टर्म yn+1 माइनस yn बराबर हो जाएगा, कॉमन ले लिए हैं d λ/2d। तो अंदर हमारा बचेगा n+1 माइनस हो जाएगा, यहाँ बचा है n। तो जब हम आगे इस कोष्टक को हटाते हैं तो हमें यह प्राप्त होगा, किंतु जो है yn+1 माइनस yn ये जो है फ्रिंज चौड़ाई है। तो फ्रिंज चौड़ाई को जो है हम बीटा से दर्शाते हैं। तो जब हम इसके जगह में बीटा ले लेते हैं तथा इसमें से जब कोष्टक हटाते हैं तो हमें यह मान प्राप्त होगा, बीटा बराबर हो जाएगा d λ/2d। कोष्टक हटा दिए तो n+1 माइनस n हो जाएगा। तो यह n और यह n जो है कैंसल हो जाएगा तो हमारा बचेगा इंटू में 1। तो बीटा बराबर हो जाएगा d λ/2d इंटू 1। तो 1 का जब इसके साथ गुणा करेंगे तो हमें बीटा बराबर जो है अर्थात फ्रिंज चौड़ाई बराबर हमें प्राप्त होगा बीटा बराबर d λ/2d। यह जो है हमारा फ्रिंज चौड़ाई है दीप्त और अदीप्त फ्रिंज के लिए। तो आप सभी को यह वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर कहीं पर आपको डाउट लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।